ये बहुत शेमफुल है। इस्लाम मुसलमान इस तरह का काम करें तो हमारी नजरें झुकती हैं। और इन जुल्म जुर्म के जल्लादी जानवरों का जो जंगल बनता जा रहा है बांग्लादेश, उसका जमींदोज होना जरूरी है। करने वाले मुसलमान हों और जिसके साथ किया जा रहा है वो कोई नॉन मुस्लिम हो, तो ये इसका जुर्म और बढ़ जाता है। बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए। First of all, it's not a constitutional government; it's an illegal government. What steps is this government taking to ensure that the Hindus in Bangladesh are protected and temples are protected? And what steps is this government taking to stop this dumping of fabrics from Bangladesh? अगर आप इंसान हैं, आपके अंदर इंसानियत है, तो आज की कहानी आपके लिए है। नहीं तो आप ये वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। आज की कहानी एक साजिश की है, एक तरीके की है और एक खौफ की राजनीति की है। किसी इंसान को पहले भीड़ से पीटना, फिर उसकी लाश को पेड़ से बांधकर आग के हवाले कर देना, मानव अधिकार कार्यकर्ताओं के मुताबिक बांग्लादेश में ये तरीका कट्टरपंथी इस्लामवादी हिंसा का एक पहचाना हुआ पैटर्न रहा है। बीतों वर्षों में सैकड़ों सेक्युलर एक्टिविस्ट, असहमति रखने वाले लेखक और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग इसी भयावह अंदाज में मारे गए। ये हत्याएं सिर्फ जान लेने के लिए नहीं होती, ये दुश्मन को कुचलने, डर फैलाने और समाज को चुप कराने की राजनीति का हिस्सा होती हैं। ये कहानी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, ये कहानी उस इस्लामवादी फांसीवादी सोच के खिलाफ है जो आस्था को हथियार बनाकर भीड़ को अदालत और आग को सज़ा बना देती है। जब इंसाफ की जगह लिंचिंग ले ले और कानून की जगह नफरत, तब सवाल उठता है क्या ये समाज या डर के बल पर चलाया गया फांसीवाद। आज की कहानी उसी हिंसा के खिलाफ है, उसी कट्टरपंथ के खिलाफ है और उसी फांसीवादी सोच के खिलाफ है जो इंसानियत को जला देना चाहती है। जी हाँ, इस्लामवादी फांसीवाद मुर्दाबाद। और ये हम डंके की चोट पर कह रहे हैं क्योंकि हम दा स्वतंत्र हैं। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। दीपू चंद्र दास की लिंचिंग, अफवाह, भीड़ और एक जली हुई लाश, एक सड़क, एक फैक्ट्री और एक जलती हुई लाश। तारीख थी 18 दिसंबर की रात। बांग्लादेश के मयनमन सिंह जिले में एक युवक को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। मौत के बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। लाश को पेड़ से बांधा गया और जला दिया गया। नाम था दीपू चंद्र दास। उम्र थी 27 साल और आज का वीडियो सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, यह कहानी है अफवाह की, भीड़ की और उस समाज की जहां आरोप सबूत से पहले मौत बन जाता है। दीपू चंद्र दास कोई नेता नहीं था, कोई अपराधी नहीं था, कोई उपद्रवी नहीं था, वो एक गारमेंट वर्कर था। देखिए, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है और जिस तरह से जुल्म जुर्म के जल्लादी जानवर और इन जुल्म जुर्म के जल्लादी जानवरों का जो जंगल बनता जा रहा है बांग्लादेश, उसका ज़मींदोज़ होना ज़रूरी है। इन जुल्म जुर्म के जल्लादी जानवरों का ज़मींदोज़ होना ज़रूरी है और ये जो है वो किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी मज़हब के लिए और किसी भी मानवता के लिए जो है ज़रूरी है। क्योंकि इस तरह के जुल्म जुर्म के जल्लादी जानवरों को जो है वो आप खुली छूट देंगे और वो इस तरह का जो है वो जुल्म करेंगे, जुर्म करेंगे और जो है वो सरकार देखती रहेगी, तो ऐसा लगता है कि सरकार जो है वो वहाँ पर जो है वो कट्टरपंथी ताकतों, जिहादी ताकतों के हाथों बंधक बन चुकी है। ढाका के पास भालुका इलाके में स्थित पाइनर निटवेयर बीडी लिमिटेड नाम की फैक्ट्री में काम करता था। छोटी आमदनी, लंबे घंटे और बेहतर भविष्य का सपना। कुछ दिन पहले
दीपू ने सुपरवाइजर पद की परीक्षा दी थी, यानी वो ऊपर बढ़ना चाहता था, वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहता था। ये दीपू हो या अथर हो बिहार का, दोनों मेहनत कश लोग थे, इसलिए इनकी कहानी सुनना और दुनिया को बताना जरूरी है। ये बहुत शेमफुल है। इस्लाम, मुसलमान इस तरह का काम करें तो हमारी नज़रें झुकती हैं, और इसको जितना कंडम किया जाए वो कम है। एक तो किसी इंसान को मारने का अधिकार किसी सभ्य समाज में नहीं होना चाहिए। किसी ने कितना भी गलत काम किया हो उसको सजा देने का प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस से हो। फिर करने वाले मुसलमान हों और जिसके साथ किया जा रहा है वो कोई नॉन मुस्लिम हो, तो ये इसका जुर्म और बढ़ जाता है। तो हम इसकी सख्ती से मजम्मत करते हैं और ये कहना चाहते हैं बांग्लादेश के लोगों से कि उनको उनके यहाँ, उनके इंतज़ाम में, उनके मुल्क में ये तो बहुत बड़ी बात है किसी का मारा जाना, किसी के साथ ह्यूमिलिएशन भी हो, तो ये इस्लाम तो इसकी इजाज़त नहीं देता, किसी कीमत पर इस्लाम इजाज़त नहीं देता है। तो इसकी जितनी मजम्मत करी जाए, जितना इसको कंडम किया जाए वो कम। दीपू के साथ क्या हुआ? यही बढ़ने की चाहत कई बार दुश्मनी पैदा कर देती है। गारमेंट फैक्ट्रियां सिर्फ कपड़े नहीं बनाती, यहाँ तनाव भी सिलता है, काम का दबाव, टारगेट, ओवरटाइम और आपसी प्रतिस्पर्धा। दीपू का कुछ सहकर्मियों से काम को लेकर विवाद हुआ। गवाह बताते हैं आवाज़ें ऊंची हुई, बहस हुई और फिर मामला फैक्ट्री मैनेजमेंट तक पहुंचा। उसी दिन दीपू को फैक्ट्री से बाहर कर दिया गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। फैक्ट्री के बाहर एक बात फैलाई गई। सुनिएगा, जो हम लोग कह रहे हैं उन शब्दों को ध्यान दीजिएगा कि एक बात फैली नहीं, फैलाई गई। कौन सी बात? यही जो सबसे आसान होती है किसी भी लोगों को मारने, काटने और उनका अपमान करने के लिए, और वो होता है धर्म। जी हाँ, दीपू ने धर्म का अपमान किया है, बस इतना काफ़ी था। कोई वीडियो नहीं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं, फिर भी आरोप दौड़ने लगे। और ये दौड़ते हैं बहुत तेज़ी से, ये व्हाट्सएप में पास होते हैं एक दूसरे से। और धर्म जब अफवाह से मिलता है तो जानते हैं क्या होता है? भीड़ जन्म लेती है। ढाका मयन मनसिंह हाईवे, जमीर दरिया, डुबलरिया पारा इलाका, लोग जमा होने लगे। कोई पूछने नहीं आया क्या सच है, सब पूछने आए कहाँ है वो। कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए जिनको पीड़ा हो रही है उनके साथ। दीपू को भीड़ ने घेर लिया जनाब। यहाँ कानून नहीं था, पुलिस नहीं थी, सिर्फ गुस्सा था। दीपू को धक्का दिया गया, लाठियों से पीटा गया, सड़क पर गिराया गया। वो चिल्लाता रहा, चुप हो गया। दीपू मर चुका था, लेकिन भीड़ को मौत काफ़ी नहीं लगी। दीपू की लाश को एक पेड़ से बांधा गया और आग लगा दी गई। ये सवाल बहुत अहम है, जब आदमी मर चुका था तो लाश क्यों जलाई गई? कुछ लोग बताते हैं ये डर फैलाने का तरीका है, ये चेतावनी है, ये शक्ति प्रदर्शन है। मतलब साफ है, जो नियम तोड़ेगा उसका यही अंजाम होगा। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर आए, बांग्लादेश हिल गया। लोगों ने पूछा क्या ये नया बांग्लादेश है? क्या भीड़ अब अदालत है? पुलिस और आरएबी ने कहा धर्म अपमान का कोई सबूत नहीं, किसी ने खुद नहीं सुना, आरोप अफवाह पर आधारित था। Well, actually, this is a total mobocracy functioning in Bangladesh. It is not, first of all, it's not a constitutional government. It's an illegal government. And they have no authority or right to conduct the election. That should be done by a properly appointed caretaker government. But the entire regime change operation was done with the Jamaat-e-Islami
of Dhaka in charge. It was conducted by Pakistan with support of external forces. And now these Jamaat-e-Islami are trying to whip up a frenzy. What they have realized, what the Jamaat-e-Islami thought that they would be able to get the majority, but then they realized that what Muhammad Yunus has done in the last 18 months has made the people very unhappy. The economy is in total doldrums, factories are closing down, there's inflation, rampant unemployment. So people are very unhappy, and they are saying that it was better earlier when Sheikh Hasina was there. So to counter this lack of popularity of the Jamaat-e-Islami, they are trying to whip up all kinds of frenzies. First frenzy they tried to whip up was against Sheikh Hasina. That did not work at all. Now what they have done is that as part of the election campaign, one of their people was shot at, Osman Hadi. Within seconds of that shooting, they're trying to blame India. Without any inquiry, nothing. They called in our High Commissioner and telling him that, you have done this and so on. This is absolutely infuriating. And this is part of the methodology that Muhammad Yunus has been following to be completely anti-Indian. And the way in which Jamaat-e-Islami tries to increase its own support is to be anti-Indian and to blame everything on India. अफवाहें कितनी आम लोगों की जिंदगियां ले लेती हैं। अब तक बांग्लादेश में 12 लोग गिरफ्तार, 150 अज्ञात के खिलाफ FIR, जांच का रुख साफ। ये हत्या धर्म से ज़्यादा कार्य क्षेत्रीय विवाद और अफवाहों की देन है। अंतरिम सरकार ने कहा इस तरह की हिंसा स्वीकार्य नहीं है। लेकिन जनाब, सवाल सरकार से भी है, अफवाह रोकने का सिस्टम कहाँ है? भीड़ पर लगाम क्यों नहीं? अल्पसंख्यक कब सुरक्षित होंगे? And we have committed $10 billion to the development of Bangladesh. What steps is this government taking to ensure that the Hindus in Bangladesh are protected and temples are protected? And what steps is this government taking to stop this dumping of fabrics from Bangladesh, which is destroying the powerloom industry? ये सवाल है, माइनॉरिटी कब सुरक्षित होगी? दीपू चंद्र दास अब नहीं लौटेगा। उसकी माँ अब भी इंतज़ार करती होगी। उसके सपने राख बन चुके हैं, लेकिन उसकी मौत हमसे सवाल मांगती है। क्या इंसान की जान अफवाह से सस्ती हो गई है? क्या भीड़ कानून से बड़ी हो गई है? जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, अकेला नहीं मरेगा। दीपू हर दिन कोई ना कोई मरता रहेगा। देश बदलते हैं, प्रदेश बदलते हैं, कंट्री बदलती हैं, वीज़ा लग के लोग आते हैं, वीज़ा लग कर जाते हैं, इधर होता है उधर होता है। लेकिन ये क्या दुनिया में अल्पसंख्यकों माइनॉरिटी के साथ होता है? ये माइनॉरिटी कहीं मुसलमान बन जाती है, कहीं अथर बन जाती है, तो कहीं दीपू बन जाती है, कहीं अखलाक बन जाती है, तो कहीं रमेश बन जाती है। दोस्तों, ये वीडियो एक हत्या का नहीं, एक सिस्टम का सच है, और ये सिस्टम तभी बदलेगा जब हम अपने अंदर बदलाव लाएंगे। उम्मीद है कि आप सवाल पूछिए,